अगर आपको जेल में एक बार जाना भी पड़ गया तो शायद सरकारी नौकरी छिन जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जेल में रह कर के शासन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की जो आयरनी है, इसे दूर करने के लिए केंद्र के अंदर एक कानून लाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कल को अपनी जांच एजेंसीज को बोलकर आरोपों में ही किसी भी नेता को गिरफ्तार करा ले। अगर यह कानून रहा होता तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से रहते हुए पद पर काम नहीं कर सकते थे। 30 दिन के भीतर-भीतर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता। चूंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी ऐसा मंत्री जिसे 30 दिन से अधिक की सजा में या 30 दिन से अधिक जेल में या हिरासत में रहना पड़ा हो और उसकी सजा 5 साल से ऊपर की धाराओं में रही हो, मतलब ऐसी कोई धारा जैसे मान लीजिए मर्डर की धारा है, रेप की धारा है, कोई करप्शन की धारा है, ऐसी धारा जिसमें 5 साल से ऊपर की सजा होती हो, उसके चलते उसे 30 दिन अगर जेल में बिताने पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में कानूनन रूप से उसे पद से हटना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ये तो सुनने में एक तरफा तरीके से अच्छा लग रहा है। फिर अपोजिशन इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरलिज्म के अगेंस्ट क्यों बता रही है? संघवाद के खिलाफ और गैर संवैधानिक क्यों बता रही है? इसको पहले मैं आसान कर देता हूं, फिर मैं पूरी प्रक्रिया पर चलूंगा। आसान रूप में ऐसे समझ लीजिए कि विपक्ष का डर ये है कि सत्ता पक्ष ऐसे तो अपने ईडी, सीबीआई ना जाने कितने प्रकार के ये कानून बनाकर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप में भी अगर फंसा दिया गया और उन आरोपों के चलते उसे जेल में डाल दिया गया, 30 दिन से अधिक अगर वो व्यक्ति जेल में है, तो वो तो पद से हट जाएगा। अच्छा, इसका क्या कोई नमूना है? बिल्कुल है। अभी दिल्ली का जब मामला आपने केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी इन सबके बारे में सुना था, तो सत्येंद्र जैन के बारे में तो ये कहा गया कि इनका तो आधार ही नहीं बनता था, गिरफ्तारी किस बात पर थी? जो व्यक्ति साल भर से अधिक जेल में काट चुका, उसको लेकर के न्यायालय पूछ रही है आधार क्या है? ऐसे ही संजय सिंह जी के बारे में कि आधार क्या है, कोर्ट यही जान नहीं पाई कि आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया था। तो लंबे समय तक जो व्यक्ति जेल काट चुका है, वो जेल से बाहर आने के बाद न्यायालय द्वारा क्लीन चिट पा जा रहा है। क्लीन चिट पाने के बाद में बड़ा सवाल ये बनता है कि पहले जो न्याय प्रक्रिया थी जिसके तहत उसे आपने जेल में डाल दिया था, मात्र आरोप लगने पर जेल में डाल दिया था और वो व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में अगर रह लिया, तो निश्चित है कि 30 दिन के जेल ने उससे पद तो छीन लिया। आप चाहते भी ये थे कि वो पद पर ना रहे। उसके बाद में न्यायपालिका जिस तरह से देरी से काम करती है, लेट लतीफी से चलती है, न्यायपालिका से बाद में जब उसको राहत भी मिली, तब तक तो उसका पद जा चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कल को अपनी जांच एजेंसीज को बोलकर आरोपों में ही किसी भी नेता को गिरफ्तार करा लेगी। सरकार के पास जिस तरह की जांच एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां अगर विपक्ष के खिलाफ उपयोग में ली गई, तो ऐसे तमाम वो कानून बनकर के आज के समय में उपलब्ध हैं, जिनमें आप 500 रुपए तक की मनी लॉन्ड्रिंग पर भी किसी को गिरफ्तार करके डाल सकते हैं। ऐसे में अगर ये प्रूव होता ही नहीं है कि वो गलत था, तो भी उसका पद तो चला जाएगा। इसका मतलब सीधा है, सत्ता पक्ष विपक्ष को खत्म करने के लिए ये कानून लेकर आई है। अब इसको सरकार की तरफ से समझने का प्रयास करते हैं। सरकार की तरफ से मेरा मतलब है कि गृह मंत्रालय ने जब इस बात को लाया, तो उनके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था? उनका थॉट प्रोसेस था, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके ऊपर आरोप था, जो जेल में थे। जेल में रहते-रहते भी वो मुख्यमंत्री थे। हमारे देश में आजादी के समय कुछ ऐसे नैतिकता के मानक स्थापित किए गए थे। एक बार जब रेल दुर्घटना के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, हालांकि वो नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया और स्वीकार हुआ। हमारे देश के अंदर राजनेताओं ने अपने स्तर पर अपने पद से इस्तीफा देकर के पदों की नैतिकता को बरकरार रखने का इतिहास रचा है। राजनेता अक्सर अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते पद से इस्तीफा देते आए हैं। फिर चाहे माधवराव सिंधिया रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, नीतीश कुमार जी रहे हों, इन सब ने जब-जब ऐसी स्थिति बनी, जब इनके पद पर सवाल खड़े हुए कि आपके रहते अगर ये काम हो गया है, तो आप अपने पद से इस्तीफा दो। हवाला में नाम आने के बाद में कौन-सी कुछ डायरी में नाम आने के चलते आडवाणी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि राजनेताओं ने अपने नैतिकता पर प्रश्न उठने पर इस्तीफे दिए हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति में नैतिकता और राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए अपने मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन किया। बाद में जाकर के उन्होंने सितंबर के अराउंड पहुंच करके अपने पद से इस्तीफा दे करके आतिशी जी को मुख्यमंत्री का पद दिया। कुल मिलाकर के उनके द्वारा ये जो पद था, ये रखना
आज के इस कानून की उपस्थिति में संभव नहीं हो पाता। अगर ये कानून रहा होता तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से रहते हुए पद पर काम नहीं कर सकते थे। 30 दिन के भीतर-भीतर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता। अगर वो खुद से सौंप देते तो ठीक है, नहीं तो 31वें दिन उनके पद स्वतः ही चले जाते। इस तरह का ये कानून सुनिश्चित करता है कि अगर कोई मंत्री जिद से या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री जिद से अपने पद को जेल में भी रखकर बैठा रहे तो हो सकता है वो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करे और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कमजोर करे कि साहब मैं तो पद में बैठा हूं, जब कानून ही मेरा है। तो इस बात को कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर किसी को विधानसभा या फिर लोकसभा की वेल में जाकर के बहस सुननी हो तो उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड चेक होता है, लेकिन अगर आपको संसद में या विधानसभा में बैठना हो तो फिर आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है। कुछ इसी तरह से अगर आप जेल में भी हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल नहीं रह जाते। अगर आपको जेल में एक बार जाना भी पड़ गया तो शायद सरकारी नौकरी छिन जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जेल में रह कर के शासन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की जो आयरनी है, इसे दूर करने के लिए केंद्र के अंदर एक कानून लाया गया। अच्छा, तो केंद्र के अंदर ये जो बिल लाया गया, इस बिल को 3 भागों में बाँट करके लाया गया। ये जो 3 बिल के अंदर आया हुआ कानून है, ये कुछ इस तरह से था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2025, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। ये दूसरा जो चौथा नंबर है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, ये अलग से हम लोग डील कर लेंगे। 3 बिल एक ही विषय से संबंधित थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऊपर लागू होने वाले। अच्छा साहब, ऐसे में 3 बिल क्यों लाए गए इसको भी मैं बताऊंगा। 3 बिल केवल इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर उन्हें 5 साल से अधिक की सजा की धाराओं में गिरफ्तार किया गया हो और 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रह लिए हो तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, भले ही वो बाद में निकलकर उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है? ये 3 बिल इस प्रकार से थे। कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025 एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अब मैं एक-एक करके आपको यहां पर जानकारी देना चाहूंगा और वो ये कि एक ही विषय के लिए 3 बिल क्यों लाए गए। ध्यान से देखिएगा। पहला, जो फर्स्ट बिल है, ये लाया गया था केंद्र के लिए और राज्य सरकार के लिए, यानी कि ये केंद्र सरकार में अगर प्रधानमंत्री और मंत्री हैं तो, और दूसरा जो है वो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री है और मंत्री है तो केंद्र और राज्य के लिए तो ये पहला 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया। दूसरा, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल। यूनियन टेरिटरी से मतलब दिल्ली और भारत के अंदर दिल्ली और पांडिचेरी जहां विधानसभा होती है, उन जगह पर भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी सरकारें होती हैं, सरकारों में मुख्यमंत्री होते हैं और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा की व्यवस्था है तो ऐसे में उन विधानसभाओं के मंत्रियों को हटाने के लिए यूनियन टेरिटरी बिल लाया गया। और तीसरा, चूंकि जम्मू कश्मीर ताजा-ताजा 2019 के एक्ट से बना है, तो उसके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रावधान डालकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान इस बिल के अंदर किया गया। तो 3 बिल थे, उद्देश्य एक था, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री इन चारों को निशाना बनाने का।